हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। और यहाँ पे जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है कि ये हम किस पे चर्चा कर रहे थे। इसमें जो हमारे नेशनल कमीशन फॉर एससी है, दैट मीन्स कि जो शेड्यूल कास्ट के लिए हमारे लिए जो बनाए गए थे कमीशंस, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको समझाया था स्टार्टिंग का कि क्या कैसे है, इसके कुछ कार्य हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। एंड देखिए क्या होता है कि आप यदि वनडे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया था इसके पहले ही पार्ट में कि क्या क्या पूछा जाएगा। मोस्टली इससे ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा तो आर्टिकल्स पूछ लिया जाएगा, या इसके पार्ट पूछ लिया जाएगा किस पार्ट में है, या कि इसमें से पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान समय में इनके हेड कौन है। बस इतना पूछा जाएगा। लेकिन आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की, तो वहाँ पे ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि क्या कब कैसे हुआ, इसके मेन कार्य क्या हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पे हमको बुरे तरीके से फंसाता है, इसलिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं। और आपका जो सबसे पहले काम होता है वो क्या होता है, आपको हालांकि जो रेगुलर है उनको तो पता ही होगा कि अपने रफ और कॉपी ले लेना है, यानी कि जो भी आप जिसमें भी लिखते हो, और पेन ले लेना है, और जितना मैं बताती जाऊँ तो उसे लिखते जाना है। एक भी चीज़ें, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना। और यदि करते हैं तो इसमें आपका ही लॉस होने वाला है, मेरा कुछ नहीं है। और इसीलिए बता रही हूँ कि ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपके लिए वो मतलब एक पूरा सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाए आपकी नोट्स में ही, कहीं अदर ना भटकना पड़े। सो दैट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम पहले पढ़े थे उसका रिकॉल कर लेते हैं। सबसे जो पहली बात है, इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक संवैधानिक संगठन है। राइट, हमने पहले भी देखा था कि ये कैसा है, संवैधानिक निकाय है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, संवैधानिक निकाय ही पढ़ रहे हैं। और जिसमें से हमने चुनाव आयोग की बात की, उसके बाद हमने यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी बात की। उसके बाद हमने देखा वित्त आयोग की भी बात की हमने। और इन सब के लिए आज का आपका होमवर्क है, हालांकि आप लोग बताते नहीं हो लेकिन फिर भी सोचते हो कि मैडम बकबक करती है, इसका तो काम ही है, चली जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ, जो भी बताने के लिए इच्छुक है उनके लिए आज का होमवर्क है कि मैं जितने भी बता रही हूँ ना, निर्वाचन आयोग हो गया आपका, यूपीएससी हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया आपका, जो हमने वित्त आयोग पढ़ा, एंड जो जीएसटी काउंसिल है, इन सब के आर्टिकल आपको बताने हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं कि कौन कौन से आर्टिकल के अंडर में ये आते हैं। राइट, और क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि क्लास में ही रट जाए, सो आई होप कि आपको पता वो चीज़ें होंगी। अब आते हैं आगे। यहाँ पे हमने अब देखा कि जो अनुसूचित जातियों के लिए होता, पहले क्या था, ये एक ही था, एससी और एसटी के लिए। और इसके बाद जब ये संवैधानिक निकाय है, इसके बाद इसको अलग किया गया, ज़्यादा बर्डन पड़ रहा था। अलग कैसे किया गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूरी कहानी हम इसको पहले पार्ट में आपको समझा चुके हैं, एंड आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कमीशंस दिए गए थे जिनको बताया गया था कि ये संवैधानिक आयोग नहीं है, तो इनको भी हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। बट यहीं पे आप नोट्स, अपनी नोट्स में साइड में ऐसे करके मेंशन कर लीजिए कि जो आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है, यानी कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है 1992, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है 1993, एंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है जो हमारा आता है किसमें, 1993 में आता है। और मानव अधिकार आयोग भी 1993 में आता है, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में आता है। ये क्या है कि ये एक गैर संवैधानिक, एक सांविधिक आयोग है, कानून के द्वारा पारित किए गए, तो ये संवैधानिक नहीं है, सांविधिक अधिकार है। ठीक है, तो इनको भी हम लोग देखेंगे। एंड आप में से जो भी एमपीपीएससी वाले हों उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पूरे जो आपकी यूनिट 10 है उसमें ये सारे के सारे आयोग दिए गए हैं, मेंशन है। सो आप लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और पेपर भी होने वाला, हालांकि पोस्टपोन्ड हो गया, 19 जून को में भी होने वाला है। ठीक है, तो आपके लिए अच्छी बात है कि आप लोग इसे ध्यान से समझें। अब हम बात करते हैं आगे, इसके कार्य की बात करें तो इसका गठन वगैरह तो हम लोग देख चुके थे कि इसके लिए आर्टिकल जो था वो कौन सा था। आर्टिकल नंबर आपका आएगा 338 एससी के लिए। पहले एक में ही आता था एससी एसटी, बाद में अलग कर दिया गया, तो जो एसटी था उसके लिए आर्टिकल नंबर 338 का हो गया, और इसके लिए 338 हो गया। ठीक है, तो इसमें से भाई जब आर्टिकल है तो भाग भी कोई ना कोई होगा। तो देखो 15, 14, 15, 16
यानी कि 14 और 15 की तो हमने बात कर ली थी कि इसमें मतलब कि 14-15 में कौन आएगा। तो हमने ये भी देखा था कि वहाँ पे कौन आ रहा है। तो वहाँ पे आपका था जो हमारा था वो क्या आ रहा था, आपका 14 में आ रहा था यूपीएससी का, यानी कि यूपी और स्टेट का जो भी आ रहा था, यूपीएससी और स्टेट पीएससी का। और 15 में आपका आ रहा था निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो अब 15 में निर्वाचन आयोग आ रहा था। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो हमारा ये है वो किस भाग में आता है। सॉरी, ये तो होमवर्क है, आपको ही बताना है। ठीक है, आपको ही बताना, मैं नहीं बताने वाली हूँ कि किस पार्ट में आएगा, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ। अब आते हैं कि इसमें मतलब कि इनके तो फॉर्मेशन वगैरह की बात कर ही चुके हैं, ओवरऑल मैं पूरा समझा चुकी थी। और 89वां संविधान संशोधन 2000 जो 3 में हुआ था, उसका क्या फंडा था वो भी आप लोग जान चुके हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ये अलग किया गया था जो SC ST वाला था। अभी एक और है इसमें पिछड़ा वर्ग वाला भी है, यानी कि OBC वाला जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। हालांकि उसके लिए अभी जस्ट मैंने बताया ना कि अलग से आयोग बना दिया गया है, तो इसको हम लोग बात करेंगे लेकिन थोड़ा इसके लास्ट में। तो देखिए इसके कार्य क्या है, सबसे पहले आपको ये कार्य नोट करते जाना है, ध्यान से समझ के सुन के। ठीक है, तो इसमें से जो आपका पहला आ रहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक संरक्षण से संबंधित जितने भी मामले होंगे उनका क्या करना है, निरीक्षण और अधीक्षण करना तथा उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना, सबसे पहला इनका काम होता है। देन नेक्स्ट काम इसका क्या होता है कि जो भी सिर्फ किसके लिए, अनुसूचित जातियों के लिए। अभी हम SC की बात कर रहे हैं। SC का मतलब क्या है, शेड्यूल कास्ट। देखो आप लोग में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको यही नहीं पता होगा SC ST। हालांकि मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सबको नहीं पता होगा, क्योंकि हर एक इंसान का माइंड एक जैसे नहीं होता। हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो। तो मेरे को तो सबको लेके चलना पड़ेगा, यानी कि जिसको पता है, जिसको नहीं पता उनको भी लेके। तो इसमें SC का मतलब क्या होता है, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट होता है, मतलब कि अनुसूचित जाति होती है, राइट। एंड ST का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि अनुसूचित जनजाति। तो जो अलग से मतलब कि कुछ जनजातीय लोग हैं उनके लिए जो जितना भी आयोग वगैरह बनाया जाता है या उनके लिए जो छूट वगैरह दी जाती हैं, तो वो ST में आते हैं। और SC में आपको पता चल गया। एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है आपको OBC आता है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं SC के बारे में, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट या अनुसूचित जाति के बारे में। और इनका मेंबर भी मैंने बताया था कि हेड भी जो होगा ना वो इसी कैटेगरी से होगा, यही वाली कैटेगरी से होगा। अदर कैटेगरी से ना तो जनरल से होगा, ना तो ST से होगा, ना OBC से होगा। होगा तो इसी कैटेगरी वाला होगा, ये भी एक फैक्ट है। अब इसके बाद आता है कि ये अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करेगा। और उसके बाद जो भी आपकी SC कैटेगरी के लिए जो मतलब कि समाजार्थिक, यानी कि सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, इसका मतलब है उसके विकास से संबंधित योजनाओं के जो भी स्कीम्स आती हैं, तो उनके समय में क्या होगा कि उनके निर्माण के समय सहभागिता निभाना एवं उचित परामर्श देना, तथा जो आपकी यूनियन टेरिटरी है, यानी कि संघ शासित प्रदेश है एवं राज्यों में उनके विकास से संबंधित कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना। क्योंकि ये जो आयोग है ना, पर्टिकुलर किसी एक स्टेट पे नहीं, हम राष्ट्रीय पढ़ रहे हैं, राइट। राष्ट्रीय जो हमारा है, यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है उसमें, तो ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम करेगा, स्टेट में भी काम करेगा, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अंडर में आती है UT आपकी, तो वहाँ पे भी ये काम करेगा जो भी वहाँ की कैटेगरियाँ हैं इन पे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कि इसके संरक्षण के संबंध में उठाए गए जो भी कदम होते हैं, तो इनमें क्या होगा कि जो उठाए गए कदम होते हैं या उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के बारे में ये राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, प्रतिवर्ष या जब भी आवश्यक हो प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। और इन मतलब कि संरक्षात्मक उपायों से क्या होगा कि इसके संदर्भ में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना एवं इस संबंध में आवश्यक सिफारिशों की अनुसूचित जातियों के समाज आर्थिक विकास एवं लाभ के लिए प्रयास करना। देखो यहाँ पे हम देखते हैं ना कि रिजर्व की गई सीटें अलॉट की गई। NCERT में हमने बहुत बेहतर तरीके से ये चीज़ें समझी हैं कि आखिर ये रिजर्वेशन का फंडा क्यों लाया गया था। हम देखते हैं कि हमारी राजनीति में भी रिजर्वेशन दिया गया है, हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं मतलब कि जो भी जॉब वगैरह उन सब में रिजर्वेशन दिया गया है। क्यों दिया गया,
क्योंकि ये हो ना, ये आयोग वगैरह वगैरह इसीलिए बनाए गए हैं कि कहीं ना कहीं अपना जातिवाद और अपनापन आ ही जाता है, देखने को मिलता ही है। तो जो पीछे हैं उन पे कोई ध्यान नहीं दे पाएगा, और जब उन पे ध्यान नहीं दे पाएगा तो अच्छा है ना कि जो पीछे हैं उन्हीं में से किसी एक को उठा के आगे ला के रख दिया जाए, वो भी इन सब के सामने शामिल हो जाए, जो कि अभी यहाँ पे बहुत अपने उसमें हाई लेवल पे चल रहे हैं, हर एक लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वहीं पे एक उनका भी प्रतिनिधि ला के रख दिया जाए। और वो उन सब के अपने ही, उसे किसी और का काम नहीं करना। जैसे एससी के लिए आयोग बनाना है क्या, अब इससे नहीं करना कि आप जनरल के लिए कोई काम करो या आप एसटी के लिए कोई काम करो या ओबीसी के लिए काम करो। बस आपका सिर्फ इतना काम है कि आपकी कैटेगरी में आपके पूरे यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसी चीज़ें चल रही हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं, क्या वो प्रॉफिटेबल हैं इन लोगों के लिए जो कि आपकी कैटेगरी में आते हैं या नहीं है, उन सब की जाँच पड़ताल करना, उनका प्रतिवेदन देना, या उनके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, क्या क्या कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए इनको बनाया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। और ये अपना प्रतिवेदन वगैरह, सलाह वगैरह जो भी है तो किसे देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। प्रेसिडेंट बाद में पार्लियामेंट में रखेंगे। अब आता है यहाँ पे कि यदि राष्ट्रपति आदेश दे तो अनुसूचित जातियों के समाज आर्थिक विकास, हितों के संरक्षण एवं संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सौंपे गए किसी अन्य कार्य को संपन्न कराना भी इनके अंडर में आता है। कौन से, जो इनके हेड होते हैं। अब आता है कि आयोग का जो यहाँ पे यदि हम बात करें कि प्रतिवेदन, तो मैंने बता ही दिया कि राष्ट्रपति को ही ये सौंपेगा, जो इनकी वार्षिक रिपोर्ट होती है तो ये किसे देते हैं। तो यहाँ पे ना ये पूरा लिखा हुआ है, वही सिनेरियो जो मैंने दिया आपको कि राष्ट्रपति को ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। और अभी मैंने जस्ट आपको बताया ना कि चाहे वो राज्य के लिए हो, चाहे आपकी यूटी के लिए हो, तो जैसे देखो राष्ट्र मतलब कि जब संसद के बारे में कोई चीज़ें होती हैं कि किस तरीके से क्या है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति को दिया जाएगा। और यदि राज्य के बारे में होती है तो राज्यपाल को दिया जाएगा। फिर उसका एक प्रोसेस होता है पूरा अच्छे तरीके से कि राज्यपाल अपने विधानमंडल में रखेगा, राष्ट्रपति अपने संसद में रखता है, उनके समक्ष जो चीज़ें भी होती हैं फिर जांच पड़ताल होती है। बट सीधा से इतना याद रखना आपको कि अपना प्रतिवेदन या किसे सौंपने वाले हैं, वार्षिक रिपोर्ट किसे देंगे, राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करते हैं। बस सीधा सा हमें इतना जानना जरूरी है। और यहाँ क्या है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि इनकी जो आयोग की शक्तियाँ हैं क्या क्या हैं, वो तो हमने कार्य देखे। अब इनके पास पावर क्या क्या है, तो यहाँ पे यदि हम देखें कि जो आयोग है तो अपने कार्यों को संपन्न कराने के लिए इनमें शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। जब क्या करता है, आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा है या शिकायत की जांच कर रहा है, तो इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी और यहाँ याचिका दायर की जा सकती है, तथा विशेषकर कुछ मामले हैं जिन पे ये याचिका दायर कर सकते हैं। तो देखो नोट्स में आपको क्या मेंशन करना है, बस इतनी सी चीज़ें लिखना है, शक्तियाँ, और शक्तियों के आगे आपको सीधा सा लिखना है कैसी शक्तियाँ, दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ, बस। ठीक है, उसके आगे कुछ भी एक शब्द मत लिखिएगा, सीधा सा क्वेश्चन आएगा और सीधा सा आपको आंसर देना है। तो इनको शक्तियाँ कौन सी प्राप्त है, दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ इन्हें प्राप्त हैं। और दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ क्या होती हैं, एनसीईआरटी में हम लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आपको तो आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि जो एनसीईआरटी कहते हैं ना कि जिसका मतलब बेस कमज़ोर हो तो वो एनसीईआरटी पढ़े, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने पॉलिटिक एनसीईआरटी पढ़ी है। वहाँ पे ये छोटे छोटे वर्डों के मीनिंग इतने बेहतर तरीके से आपको समझाए गए हैं कि वो लाइफ में भी भूलने वाले नहीं हैं। तो अब आप तो एनसीईआरटी पढ़ने नहीं जाओगे, मैं यहाँ पे बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मेहनत आप करोगे, थोड़ा हम करेंगे, तो तभी काम बनेगा, सारा बना बना आपको मिल जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे बस इतना शक्तियों में ये लिखना है आपको। आगे आता है कि किस आधार पे ये अपना मतलब कि इन्हें शक्तियाँ दी तो गई हैं, पर कैसे कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, कैसे केस दर्ज कराए जा सकते हैं। देखो पहला क्या है कि भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन, यानी कि जो आप सम्मन कहते हैं, ठीक है, सम्मन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना, ये होती है कि शक्तियाँ, मतलब पूरा नहीं कि आप उसको एकदम से सुप्रीम कोर्ट वाला आपके पास पावर आ गया है। जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट वाला पावर नहीं है, छोटी मोटी न्यायालय का पावर उतने तक का आपको है। जो इसके हेड होंगे उनको इतना पावर है कि कुछ केसेज हैं जो कि इस हद तक, वो हद हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि वो कौन सी हद है जहाँ तक कि ये सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ये किसी मतलब कि भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को क्या करेंगे, यानी कि सम्मन करना और हाजिर कराना,
तथा शपथ पर उसका परीक्षा करना, ये इनका काम है। और किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना, ये भी इनका काम है कि जब किसी से मांगा जाए कोई दस्तावेज तो इनके सामने वो पेश कर दिया जाए। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना और किसी न्यायालय कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या प्रति की अपेक्षा करना हो गया। और यहाँ पे है साक्षियों जो होते हैं, मतलब कि जो होते गवाह होते हैं, ठीक है, तो उनके और जो दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन निकालना हो गया। और कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। कुछ और भी विषय होते हैं जहाँ पे यदि राष्ट्रपति कहता है तो उस पे भी ये लोग अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कर दिया, कोई किसी का मर्डर वर्डर कर दिया तो यही कहे कि भैया ये तो एसटी कैटेगरी का आता था और एससी कैटेगरी का आता था, हमारे अंडर में ही आएगा, पूरा पावर हमारे पास ही है, हम तो इसे जो चाहे वो कर देंगे। जी नहीं, इनके पास कुछ लिमिटेड ही अधिकार है, कुछ लिमिटेड ही शक्तियाँ हैं। सम्मन वगैरह जारी करा सकते हैं, बुला सकते हैं, थोड़ा बहुत तो पूछताछ भी करने की पावर है इनके पास, बाकी कुछ नहीं है, राइट। अब आते हैं आगे, और इसमें जो यहाँ पे बताया गया आपका कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग क्या करेगा, परामर्श देगा। अब परामर्श देने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी मान ले, देखो जितने भी आयोग बनाए गए हैं तो वो इसलिए बनाए गए हैं कि आप परामर्श दो, सलाह दो यहाँ पे, और लेकिन ये नहीं कहा गया है कि बिल्कुल आप मतलब मत्था मार के बैठ जाओ कि हमने ये कहा है तो आपको मानना ही पड़ेगा। जी नहीं, फिर आपकी सलाह मशवरा जैसे आपने राष्ट्रपति को दिया या कि राज्य में राज्यपाल को दिया, तो इन्होंने संसद या विधानमंडल में सौंपा। ये संसद या विधानमंडल में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सेंटर में आपको संसद मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा, विधानमंडल का मतलब है कि राज्यपाल, और विधानसभा विधान परिषद, ये राज्य के लिए, ठीक है। इनमें आप इनको देते हो तो इनके आप हेड को दे दिए राष्ट्रपति या राज्यपाल को, ये विधानमंडल में ले जाके रखेंगे। विधानमंडल में जिस स्टेट में विधानसभा है, विधान परिषद है, तो दोनों में जाएंगे, जहाँ पे नहीं है तो फिर विधानसभा में काम होगा, ठीक है। वहाँ पे आपकी जो रिपोर्ट है उस पर सोच विचार किया जाएगा, फिर उसमें बहुमत के आधार पर यदि पारित होती है तो फिर उसमें आपकी यदि सिफारिश के मत में ज़्यादा लोग आते हैं तो फिर वो आपकी सिफारिश मान्य होगी। उसी तरीके से संसद में है कि राष्ट्रपति को दिया गया, राष्ट्रपति ने संसद में रखा, संसद के लोकसभा राज्यसभा दोनों में मेजोरिटी आती है तो आपकी जो बातें हैं वो मान्य की जाएंगी। अदरवाइज उसमें कुछ विचार विमर्श या संशोधन या तो खारिज भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि सारी बातें मान ही ली जाती हैं। बस आपका ये काम है कि आप परामर्श दो उन्हें, इसलिए आपको यहाँ पे रखा जाता है। क्योंकि अभी मैंने बताया ना मकसद क्या था बनाने का, कि सारी चीज़ें यदि एक जनरल कैटेगरी के इंसान को पहले से तो शोषण होता आ रहा था, फिर से वही कर दिया जाए तो जो व्यक्ति पिछड़े हैं जिनको, हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जनरल कैटेगरी का हर बंदा बिल्कुल मतलब उसकी कैटेगरी समान होने से हर बंदा बिल्कुल पिछड़ा नहीं है या उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं सामान्य लोग जो कि भूखे, मतलब खाना भी नहीं मिलता 2 टाइम का, ठीक है। तो जाति बड़े होने से ऐसा कुछ नहीं है कि वो भी बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो पहले से मान्यता चली आ रही है, हम इतिहास पढ़ते हुए देखते हैं कि पहले वहाँ पे जो पुरोहित वर्ग ब्राह्मण किस तरीके से शोषण वगैरह करते थे, और कहीं ना कहीं मेन रीजन था जाति के आधार पर आरक्षण देने का, यही कुछ वजह थी कि जहाँ पे उनका शोषण हो रहा था ताकि आज ना हो पाए। और इसीलिए इनको यहाँ पे बनाया गया कि भाई आप एक पर्टिकुलर जगह पे ध्यान दो। क्योंकि देखो जब किसी भी चीज़ के लिए हो, जब हम क्या करते हैं, कहते हैं ना कि 2 नाव में पाँव रखोगे तो डूबोगे, एक नाव में रखोगे तो शायद हो सकता है नैया पार लग जाए। तो मतलब है कि हमने एससी वालों को क्या कर दिया कि एसटी का भी काम सौंप दिया, ओबीसी का काम सौंप दिया। पहले था नहीं हो पाता था अच्छे तरीके से, सारे कैटेगरी का आप एक ही आयोग बना के सौंप दो, कितना करेगा, इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, कहाँ तक कर पाएंगे। तो इसलिए पर्टिकुलर एक अपना अपना बांट दिया गया कि आप इसका भी देखो, ये अपना इसका देखें, और ये सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चलेंगी। और कहीं ना कहीं हम कुछ लोगों, ज़्यादा पूरे लोगों को तो नहीं बट कुछ लोगों को न्याय तो एटलीस्ट दिला ही पाएंगे इस आधार पर, और इसीलिए इनको बनाया गया। तो बस ये परामर्श देते हैं, किसे देते हैं, रिपोर्ट वगैरह सौंपते हैं राष्ट्रपति को, राज्य में राज्यपाल को देते, याद रखिएगा, राइट। अब आता है यहाँ पे कि जो आपका अन्य पिछड़ा वर्गों एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के संबंध में भी उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार वह अनुसूचित जातियों के लिए करता है। तो ये मैं पढ़ा रही हूँ आपको 6th एडिशन का,
ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है कि ये उसी प्रकार तो काम करेगा जिस प्रकार अनुसूचित जातियों के लिए करता है, लेकिन आप यहाँ पे देखो जो आयोग है ना, आंग्ल भारतीय समुदायों के संवैधानिक संरक्षण एवं अन्य विधिक संरक्षणों के संबंध में भी ये जांच करेगा और इनके अनेक संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कहाँ पे आ रहा है कि जो अभी ये आंग्ल भारतीय के लिए हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए काम करेगा, लेकिन इसे अब कर दिया गया है मुक्त। कैसे कर दिया गया है मुक्त? क्योंकि ये अभी आपकी क्या है, 5th एडिशन से मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश स्लाइड में खोलती थी तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होती थी कि मैडम हिंदी स्लाइड होनी चाहिए तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो ये भाई हिंदी की अभी 6th एडिशन PDF में नहीं है, तो इसलिए मुझे 5th से ही यहाँ पे आपको पढ़ाना पड़ रहा है। बट हाँ, मैं पूरा अपडेट करके ही बताऊँगी आपको, डोंट वरी। ये जो है 2018 में होता है संविधान संशोधन नंबर कौन सा, 102वां। और 102वें संविधान संशोधन जब होता है तो यहाँ से क्या कर दिया जाता है कि जो ये OBC वाला मैटर है तो इससे अब इन आयोगों को मुक्त कर दिया जाता है। OBC के लिए अब अलग से आयोग पर्टिकुलर बनाया गया है कि वही देखेगा। तो यहाँ पे आपको ये नोट करके, जितने का नोट छापना चाहे वहाँ पे आप लिख लें कि जो हमारा 2018 में 102वां संविधान संशोधन हुआ, और जहाँ पे OBC को क्या कर दिया गया है कि इनके कार्यों से, यानी कि ये जो कार्य करना पड़ता था तो इन्हें अब मुक्त कर दिया गया है कि ये अब OBC वाला मैटर नहीं देखेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। बस इतना ही था हमारे इस चैप्टर में कि हम पढ़ सके। और देखिए मैंने पार्ट पूछा था आपसे, भाग 16 है इसमें बताया गया है। और लेकिन जो भी होमवर्क पूछा जाता है आपसे तो प्लीज़ बताने की कोशिश किया करिए, कोशिश तो एटलीस्ट किया ही करिए कि क्या हमसे आता है कि नहीं। और हाँ, ये भी नहीं कि सारी चीज़ें हमें गूगल में अवेलेबल हैं, तो आप बिल्कुल क्या करो, इस टाइम पे हुआ क्या है ना, हमारी सोचने समझने की शक्ति पूरी हो चुकी है गुल, पता नहीं कहाँ चली गई है। और ये वजह क्यों हुई है? क्योंकि कुछ भी हमसे नहीं बन रहा, ठीक है। तुरंत किसी ने पूछा भी तो हमारे पास, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हम क्या करते हैं एक साथ, मतलब एक चीज़ को चलाते हैं हम दूसरी चीज़ भी आसानी से चला सकते हैं। यदि हम एक ऐप को चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम दूसरा ऐप नहीं खोल सकते हैं। यदि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चल रहा है तो हम टेलीग्राम भी चला सकते हैं, हम मैसेज भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम भी चला सकते हैं, हम अपना जो हमारी कॉल हिस्ट्री होती है देख सकते हैं, गूगल भी देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास, इतनी सुविधाएं अवेलेबल हो गई। किसी ने हमसे पूछा जड़ से, मतलब कोई आजकल ऐसे हो गया ना, मतलब कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, मान लो आपकी ये जो है EST के लिए कौन से भाग में यहाँ पे रखा गया है, तो बस आपने इतना बोला तो वहाँ पे बोलने का भी ऑप्शन है। इतना उससे पूछे, क्वेश्चन को उसके दोहराया तो बंदे को लग रहा कि इसने दोहराया, लेकिन वो आपने गूगल से पूछ लिया तब तक कि इसके लिए कौन सा भाग है और वो बता दिया, और आप इतने बिल्कुल सफाई से बता रहे थे कि सामने वाले को लगता है वाह। लेकिन यार सामने वाले को वाव कहने से हमारी तो जो वीकनेस है वो तो और बढ़ती जाएगी। हम उसके सामने क्या बन रहे हैं, महान बन रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हम अपने सामने क्या है, जीरो है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम खुद से कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम गूगल का इस्तेमाल कर लिए जब बहुत मुश्किल आए तब के लिए गूगल। वरना अपने दिमाग को इतना पकाइए, इतना जोर दीजिए कि हर बार हमें गूगल पे मत जाना पड़े। चीज़ें हमने पढ़ी, हमने एक बार पढ़ ली, हम दोबारा गूगल पे नहीं जाएंगे। पहले हम दिमाग में सोचेंगे और उसके बाद नहीं आ रही चीज़ें, हमें रिकॉल नहीं हो पा रही हैं, बहुत मेहनत लग रही, तब किताब खोलो, तब गूगल खोलो, पहले ही मत खोल लो आप लोग। और जब मैं चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ और फिर मैं पूछ रही हूँ तो पता चले आप गूगल से काम पे पेस्ट करो और छाप दो यहाँ पे, क्या मतलब? मैं तो कहूँगी कि बच्चे बहुत होशियार हैं। दूसरे जो आपकी कमेंट पढ़ेंगे वो भी कहेंगे कि ये भैया दीदी जो भी हैं बहुत होशियार हैं, बहुत टैलेंटेड है। बट इससे क्या होगा आपका ना, आप भी खुश रहेंगे कि वाह मैंने तो इतना मतलब गजब का आंसर दे दिया। लेकिन रियलिटी तो आपको भी पता है कि क्या है। सो इसलिए ये बहुत शो ऑफ की दुनिया से बाहर निकल के ये गूगल वूगल हमें बर्बाद करने के लिए आए, सही पूछा जाए तो। क्योंकि हमारे जो दिमाग का विकास होना है, पहले के लोग क्या करते थे, ज़्यादा दिमाग पे मंथन करते थे। अब जो भी चीज़ें नहीं समझ में नहीं, चलो सर्च मार लो, क्या दिक्कत है? तो हम एक तो किताब नहीं देखना चाह रहे, ऊपर से सर्च मार लो, सारी चीज़ें हमें आसानी से पका पकाया मिल जा रहा है। तो ऐसे में थोड़ा काम सही नहीं है, इस्तेमाल करना चाहिए बट उतना ही जितने से हमको हानि ना हो। और अपना जब हम एनालिसिस करते रहते हैं टाइम टाइम पे, और जब फिर वो होता है ना कि बेरोजगारी है, पेपर नहीं निकल रहा है, देखो जितना वैकेंसी आती है उसमें वैकेंट सीट भरी जाती है।
तो कोई बंदा निकालता ही है। तो इसलिए सीधे से प्रूफ होता है कि हम उसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके लिए हमने उतनी कोशिश नहीं की जितनी उसकी डिमांड थी, तो उसके लिए हमें खुद को तपाना पड़ेगा। खुद को यहाँ पे दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, प्लीज़ मैं फिर रिकॉल कर रही हूँ यहाँ पे कि दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, कि हम कहीं से भी कुछ भी चोरी छिपे करके कि हमसे इतना बन रहा, ये बन रहा, वो बन रहा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा यदि आप लोग करते हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। आप लोग एक बार पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर पढ़िए, फिर रिवाइज करिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, और तब ना बने तब दिक्कत है कि कहीं पे आपको याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। वरना मुझे लगता नहीं कि 2-3 बार पढ़ने पे मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी वो चीज़ें याद हो ही जाती हैं। तो बस आप लोग थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालने की कोशिश कीजिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में गूगल नहीं बैठा रहेगा। तो वो नहीं बताएगा, फिर आपको कितनी भी कोशिश कर लो, फिर आपको यार इतना तो मतलब पढ़ा था, हुआ नहीं। पढ़े तो थे आपने, पर जिस तरीके से चाहिए था वो नहीं किए थे आप। हाँ, थोड़ा बहुत लक फैक्टर काम करता है, बट जब मेहनत अच्छी की हो ना, तो भगवान भी हार मान जाता है कि भाई किसके साथ हम क्या कर रहे हैं। ना, ये बंदा तो होना ही चाहिए, इसी के लिए तो ये सीट बनी हुई थी। तो इसलिए थोड़ा ऐसे ध्यान देना चाहिए। एंड आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और एक बात और कहना है कि यदि चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ आप बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या नहीं समझ में आ रहा है, या कि आप कुछ सुझाव भी दे सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पढ़ाइए या कुछ कैसा भी, तो उसको भी हम लोग ऐड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पता नहीं हम लोग किस दुनिया में जीते, कुछ बोलना ही पसंद नहीं करते हैं। खैर, आपकी मर्जी है, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम पढ़ेंगे अब यष्टि जो हमारा है, इसके मतलब अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। और यहाँ पे ये नोट रखिएगा कि एमपीपीएससी वालों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि 2020 में नहीं पूछा गया था आयोग, तो इसमें भी नहीं पूछा जाएगा, दबा के पूछा जाएगा। हो सकता है यही पूछ लिया जाए, तो इसलिए याद रखना है आपको, ठीक है।